नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 7 सितंबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार युवा पीढ़ी में प्रत्येक 100 में से एक मौत का कारण किसे बताया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। आत्महत्या को आत्महत्या को पूरी दुनिया में 100 प्रत्येक 100 मौतों में से एक मौत का कारण बताया है। किसने बताया है? डब्ल्यूएचओ ने। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर 100 डेथ हो रहा है तो उसमें से एक डेथ का कारण आत्महत्या रह रहा है, सुसाइड रह रहा है। क्यों? कारण क्या है? देखिएगा, युवा पीढ़ी में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट के कारण, युवा पीढ़ी में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट के कारण 100 में से एक मृत्यु का कारण आत्महत्या है। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार। डब्ल्यूएचओ का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को डब्ल्यूएचओ का स्थापना होता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक टेड्रोस अघानम घेब्रेयस हैं, जो इथियोपिया देश के हैं। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी अवसर पर, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कितने जजों की नियुक्ति की सिफारिश कोलोजियम से की? कोलोजियम ने साथियों सिफारिश भेजी है 26 हाई कोर्ट के जजों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की बहुत कमी थी। देखिएगा, 1 सितंबर 2025 ईस्वी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 84 जज कार्यरत थे। 76 पद रिक्त था। आप सभी जानते होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिसमें कुल 160 जजों की सीट्स हैं। 160 जजों का पोस्ट है, जिसमें से 76 पद वर्तमान में खाली है, 84 पद कार्यरत था। तो कोलोजियम ने सिफारिश भेजा और राष्ट्रपति ने 26 जजों की नियुक्ति बल्क में एक साथ कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा? तो साथियों उस राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाएंगे। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। सिफारिश किसने किया? तो कोलोजियम ने सिफारिश किया। इन्हें 26 में से आप याद रखेंगे 14 न्यायिक अधिकारी हैं और 12 एडवोकेट लोग जज बने हैं। 12 एडवोकेट में 2 महिला हैं। नाम याद रखे रहेंगे आप, मधुरिमा परसद और स्वरूपमा चतुर्वेदी वकील से सीधे जज बनी है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार बंगलुरु में किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार अभी हाल ही में आनंद वी पाटिल को प्रदान किया गया। आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रोफेसर बी के की स्मृति में प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार प्रदान किया गया। पूरा डिटेल लिखिएगा। प्रोफेसर वी के गोकाक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है साथियों। आनंद वी पाटिल को इनके नाम पर प्रसिद्ध पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किससे है? तो बाल साहित्य को समृद्ध करने से। बाल साहित्य को समृद्ध करने से संबंधित क्षेत्र के लिए आनंद बी पाटिल साहब को प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार बेंगलुरु से प्रदान किया गया। अगला करंट अफेयर पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक चोला टाइगर्स के लेखक है। इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने वाला प्रश्न साथियों। चोला टाइगर्स पुस्तक अभी हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने लिख करके पूरा किया। चोला टाइगर्स पुस्तक है अमीश त्रिपाठी के। इससे पूर्व इन्होंने शिव ट्रिलॉजी लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक भी लिखी है। शिव ट्रिलॉजी लीजेंड ऑफ सुहेलदेव भी अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। चोला टाइगर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो सोमनाथ मंदिर आक्रमण के प्रतिशोध की घटना पर आधारित है। सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ था उसके प्रतिशोध की घटना पर आधारित ऐतिहासिक पुस्तक है चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी की। पांचवा करंट अफेयर देखिएगा साथियों, खान एवं खनन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? खान एवं खनन मंत्रालय, उसके सचिव अभी हाल ही में आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को चुना गया। पीयूष गोयल साथियों मंत्री नहीं, पीयूष गोयल एक आईएएस अधिकारी भी हैं। इनको अभी हाल ही में खान एवं खनन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया, सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल आईएएस अधिकारी। छठा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा चांदी के गहनों का हॉल मार्किंग शुरू किया गया? हॉल मार्किंग साथियों बीआईएस के द्वारा किया जाता है। बीआईएस अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी के गहनों का हॉल मार्किंग शुरू कर दिया। जैसे सोने के गहनों का हॉल मार्किंग होता है। क्या पहले नहीं होता था? तो नहीं होता था, लेकिन 2005 में चांदी का हॉल मार्किंग होता था।
सोने का हॉलमार्किंग होता है, चांदी के हॉलमार्किंग होता है, और चांदी के गहनों का हॉलमार्किंग नहीं होता था। चांदी के गहनों का हॉलमार्किंग अब होगा। पूर्व में 2005 में चांदी की हॉलमार्किंग होती थी अभी तक, लेकिन गहनों का जो उससे आभूषण बनता है उसका हॉलमार्किंग नहीं होता था। इसने भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा कि अब चांदी के गहनों का भी हॉलमार्किंग होगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक, देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिलकर के भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, भारत में हमारे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप होगा साथियों। पूरा डिटेल देखिएगा। भारत और श्रीलंका दोनों देश इसके मेजबान होंगे। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब से कब तक होगा? तो 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। 28 मैच इसमें होंगे, 8 टीमें भाग लेंगी और 5 जगहों पर होगा। कल के करंट में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों कि इसकी पुरस्कार राशि में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। 39.55 करोड़ रुपए, 39.55 करोड़ रुपए विजेता टीम को दी जाएगी इसमें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में। पिछली बार यानी कि 2022 में जब यह वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उसमें 11.65 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी विजेता टीम को, जिसमें बहुत ज्यादा वृद्धि, साथियों 3 गुना से ज्यादा की धनराशि बढ़ी है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। 9वां प्रश्न देखिएगा, कपास किसानों को एमएसपी सुविधा देने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर होगा वस्त्र यानी कि कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कि कपास किसान, जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं, उनके लिए एमएसपी सुविधा के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया। एक एप्लीकेशन है, ऐप, जिसके माध्यम से जो कपास किसान है उनको एमएसपी के बारे में जानकारी मिलेगी कि वर्तमान में कितना एमएसपी है, कैसे अपना एमएसपी पर अपना जो प्रोडक्ट है कपास उसको बेच सके किसान। 10वां प्रश्न देखिएगा, यूपीआई ने दैनिक लेन देन सीमा बढ़ाकर कितना किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी साथियों। अभी तक जो है यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए एक दिन का था, उसको बढ़ा दिया है यूपीआई ने। 5 लाख रुपए ये लेन देन, प्रति लेन देन, यानी कि अगर एक बार आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैक्सिमम हम एक बार में 5 लाख रुपए भेज सकते हैं, लेकिन दिन भर की जो लिमिट है, प्रतिदिन की लिमिट है साथियों, प्रतिदिन की लिमिट वो 10 लाख रुपए है। यानी कि आप एक दिन में 10 लाख रुपए भेज सकते हैं और एक बार में 5 लाख रुपया। 24 घंटा में 10 लाख से ज्यादा आप यूपीआई में नहीं भेज सकते हैं, पूर्व में जो 1 लाख था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे कि यूपीआई ने दैनिक लेन देन, तो दैनिक लेन देन सीमा हो जाएगा बी, 10 लाख रुपए। उत्तर यहां देखिएगा साथियों, 10 लाख रुपए प्रतिदिन दैनिक लेन देन है और 5 लाख रुपए प्रति लेन देन, एक बार में 5 लाख रुपया। यूपीआई के बारे में स्ट्रेटेजी के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसकी स्थापना, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। किसने किया था? तो एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का गठन 2008 में हुआ था। एनपीसीआई को किसने बनाया था 2008 में? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंकिंग संघ के साथ मिलकर के एनपीसीआई बनाया। एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया। इसको मंजूरी कब मिली? इसको मंजूरी मिली थी साथियों 24 अगस्त 2024 ईस्वी को, और यह लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2025 में। यानी कि पिछले वर्ष 24 अगस्त 2024 को एनपीएस के एकीकृत पेंशन योजना नियमों को मंजूरी मिली थी। 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू हो गया और अभी इसको अधिसूचित कर दिया केंद्र सरकार ने। है क्या? देखिएगा, पूर्व में जो कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता था, पुराना पेंशन, उसको समाप्त करके नेशनल पेंशन स्कीम आया, जिसे नया पेंशन भी कहा जाता है। एनपीएस के स्थान पर साथियों यूपीएस आ गया। पिछले वर्ष 2024 में हमने देखा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस आया, एकीकृत पेंशन योजना। इसको आप याद रखे रहेंगे। है क्या यूपीएस? देखिएगा, यूपीएस एक संरचित और वैकल्पिक पेंशन व्यवस्था है। एक वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो ले, नहीं तो नहीं ले सकते हैं।
एनपीएस था, एनपीएस से आप यूपीएस में और फिर यूपीएस से एनपीएस में आप स्विच हो सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। इसमें कहा गया है यूपीएस में कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में आते हैं तो एक बार ही, फिर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और यूपीएस से एनपीएस में अगर आए हैं तो एक बार स्विच कर सकते हैं, दोबारा आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। 12वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा साथियों, नेपाल ने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर होगा 26। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल ने बंद कर दिया, अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या अल्टीमेटम दिया है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सब पंजीकृत हो, पहले रजिस्ट्रेशन कराए नेपाल में, और नेपाल में अपना एक स्थानीय कार्यालय खोले, लोकल ऑफिस भी अपना खोलें, फेसबुक चाहे यूट्यूब चाहे गूगल, नहीं तो ये बंद कर दिया जाएगा 7 दिन के बाद। होगा क्या साथियों, देखिएगा ऐसी ही घटना पिछले वर्ष भी 2024 में हुई थी। 2024 में टिकटॉक को नेपाल ने बैन कर दिया था क्योंकि वो अपंजीकृत था। फिर बाद में उसने टिकटॉक ने पंजीकृत करा लिया नेपाल में, तो टिकटॉक पुनः से नेपाल में चालू हो गया। ऐसे ही ये 26 जो अपंजीकृत कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर पंजीकृत हो जा रही है तो पुनः से वो चालू हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेपाल में कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित किया गया? 26 प्लेटफॉर्मों को। तो साथियों, ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।